हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस एकेडमी। तो हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट्स देख चुके हैं इस वीडियोस के क्रोनोलॉजी वाला सेक्शन। और इस सीरीज में क्रोनोलॉजी के ये हमारा 4th वीडियो है। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में वी हैव कवर्ड टिल लॉर्ड डलहौजी। तो हम लोगों ने देखा था एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ चिलियन वाला देखा था, गर्ल्स कॉलेज की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, जो जेईडी बिथुने ने खोला था, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। ओके, और पहले टेलीग्राफ की लाइन, उसके बाद 1852 में क्या हुआ था, लोअर बर्मा या जिसको पेगू बोलते हैं उसका एनेक्सेशन की बात हम लोगों ने कर ली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि सतारा, जयपुर, उदयपुर और ये है झांसी, नागपुर, अवध। और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, क्या सजे सब उजना। तो इसका ट्रिक मैंने दिया था आपको, सजे सब उजना। तो ये इसके इनिशियल लेटर्स हैं, सा जे एस उ जे एन ए। इससे आप याद कर सकते हो। 1853 में इसका क्या आया था, जो चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा गया यहाँ से वो है कौन सा, वुड्स डिस्पैच एक्ट। तो ये चीज आपको याद होगी, वुड्स डिस्पैच एक्ट 1854। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इंग्लिश मीडियम का, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ओके, 1853 में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, वो क्या था आपको पता होगा, रेलवे मिनट ऑफ 1853। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1853 रेलवे मिनट। ओके, और इसी के जरिए क्या है, बॉम्बे टू थाने की पहली रेलवे लाइन खुली थी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको याद होंगी, क्योंकि बहुत जनरल है, नहीं याद है तो इसको नोट कर डालो। अगला जो चीज़ें माइनर चीज़ें हैं जो भी पूछी जाती हैं, ये है पोस्टल ऑफिस एक्ट 1854, ये भी पूछा जाता है। फिर गंगा कनाल, ये बुक्स में नहीं मिलता जनरली, तो गैंजेस कनाल ये जो है ओपन हुआ था इसी के टाइम पे, फंक्शनल हुआ था, बंद तो रहा था पर फंक्शनली इट वाज फाइनली ओपन ड्यूरिंग हिज ड्यूरेशन। तो ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। ओके, एक मिनट। तो हम लोग, हाँ, लॉर्ड कैनिंग देखते हैं। लास्ट वाले में हम लोगों ने क्या था, ये चीज़ें देख लिया था, और इस वाले वीडियो में यहाँ से मूव करेंगे हम लोग 1857 से। ठीक है, तो 1857 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती वो क्या थी, जो वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था, किस कब आया था, 1854 में। ठीक है, ये आपको पता होगा कब आया था, 1854 में। उसके अकॉर्डिंग बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की जो यूनिवर्सिटीज थी उनको सेटअप किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग 1857 में, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 आपने जानता है, यू नो इट ऑलरेडी, कि ये क्या था, यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो ये जो है स्टैब्लिश हुई थी इस टाइम पे। ओके, 1857 में वुड्स डिस्पैच एक्ट जो 1854 में आया था, उसके बेसिस पे इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। ओके, तो 1854 में वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था, इसके बेसिस पे। तो इसको आप बीएमसी से याद रख सकते हो, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो जो 3 मेन हेडक्वार्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहां पे स्टैब्लिशमेंट होता है। ओके, तो अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है वो ये है 1857। अब इसके अंदर में डेट्स पूछी जाती हैं। ओके, लास्ट ईयर 2000, आई थिंक 2023 या 4 में आया था, जहां पे डेट दी हुई थी और साथ में क्या हुआ था, मैच कराने दिया गया था लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल 26, ये कि 24 अप्रैल, 2 मई और 10 मई को किस प्लेस पे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, राइट। बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट को डेट के साथ मैच कराने को दिया गया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग वन बाय वन, और इसको याद करते चलना। ओके, तो 26 फरवरी को क्या हुआ था, 19th नेटिव इन्फेंट्री, कहाँ पे, बहरामपुर। ये कहाँ पे है, बंगाल में, राइट। तो अभी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे है बहरामपुर। और ये कौन सी वाली थी, 19 थी ना। तो ये याद रखना है, कई बार आपको 37 दिया रहेगा, 47 दिया रहेगा तो कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना है 19। ओके, 29 मार्च को क्या हुआ था, मंगल पांडे को हैंग कर, सॉरी, म्यूटनी हुई थी। 29 मार्च को क्या हुआ था, म्यूटनी हुई थी। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को बैरकपुर में ही क्या हुआ था, हैंग कर दिया गया था। तो याद रखने वाली बात क्या है, कि जो पहली ये वाली जहाँ पे रिफ्यूज किया था राइफल को यूज करने से, वो क्या है, बहरामपुर है। और 29 को क्या है, बैरकपुर, जो कि बंगाल में है, वहां पे मंगल पांडे ने क्या किया था, म्यूटनी कर दी थी। और ये 39th नेटिव है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहरामपुर वाली कौन सी है, 19वीं है। मंगल पांडे वाली कौन सी है, बैरकपुर वाली, वो 34th है। दिस इज 34th, विच यू हैव टू रिमेम्बर।
तो जनरली क्वेश्चंस यहीं से पूछेगा। ओके, फिर 8 अप्रैल जो है मंगल पांडे हैंग्ड एट बैरकपुर, ये इंपॉर्टेंट है, 8वां अप्रैल। फिर 24 अप्रैल क्या है, थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ओके, तो आपको पता ही होगा ना कि जो कार्ट्रिजेस थे उसमें जो है पिग और काऊ के मांस का यूज होने का र्यूमर था, अफवाह उड़ रही थी कि ऐसा हो सकता है। तो नॉट सर्टेनिटी बट ऐसा था, तो इससे क्या हो रहा था, सिपाहियों का मन नहीं था उसको यूज करने का। ओके, तो आगे देखो, अब आगे जो है 2 मई का इवेंट हमने देख लिया था, 24 मई के। आगे देखो, ये है 2 मई को अनरेस्ट एट अंबाला। 24 वाली कहाँ पे हो रही है, मेरठ में हो रही है। याद रखना कि जो स्टार्ट होगा वो मेरठ से ही होगा, रिवॉल्ट 1857 का। तो 24 अप्रैल को थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी, बंगाल है यहाँ, याद रखना बंगाल लाइट कैवेलरी है, तो जो यूनिट का नाम है वो बंगाल है। 8 मई को क्या होता है, थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी में होता है, ये भी मेरठ में है। अब देखो यहाँ से हम लोग पास में आ रहे हैं, और 10 मई को क्या हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट। इवेंट क्या है, यहाँ पे देखो जो 8 मई है वहां पे ट्रूप्स ने क्या किया था, म्यूटनी की थी, और उसके बाद फाउंड गिल्टी, तो क्या हुआ, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था और उनको सेंटेंसेस दिए गए थे, सीवियर सेंटेंस, पनिशमेंट दे दिया गया था। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे 10, अब देखो मेरठ और दिल्ली आसपास ही हैं, तो ये जरूर आप याद रखना है कि 8 मई को मेरठ में क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है, कोर्ट मार्शल होता है, और एज अ रिपरकशन ऑफ दिस क्या होता है, 10 मई को जो है रिवॉल्ट फैल जाता है, कहाँ पे, मेरठ में। ओके, तो डेट क्या है, 8 को, अब देखो कोर्ट मार्शल हुआ, 10 को मेरठ में रिवॉल्ट हुआ, और अगले दिन जो है यहीं से मेरठ से फिर आगे जाके क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि पास में है मेरठ के, अगला जो रिवॉल्ट का एरिया होगा वो क्या होगा, दिल्ली होगा। तो 10, 20 से 23 मई के बाद 9th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ म्यूटनी कहाँ पे, आगरा वाली रिवॉल्ट करती है। 30 मई को म्यूटनी कहाँ होती है, मथुरा एंड लखनऊ में। ओके, 4 जून को झांसी कैप्चर्ड बाय द रिबल्स, हैंडेड ओवर टू झांसी, सॉरी, रानी ऑफ झांसी। तो 4 जून को रिवॉल्ट कहाँ पहुंचता है, झांसी में पहुंच जाता है। ओके, 5 जून को कहाँ पहुंचता है, कानपुर में पहुंचता है, जहाँ पे सेकंड कैवेलरी की म्यूटनी होती है। 6 जून पे कानपुर सीज हो जाता है, और इसी शायद जो है क्या होता है, इलाहाबाद में भी म्यूटनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो थोड़ा, अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक चीज मिस हो गई है, इसमें 10 मई के बाद एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, ट्रूप्स हेड टुवर्ड्स दिल्ली, और 11 मई को एक डेटा और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 11 मई को जो है रिवॉल्ट हैपेंस इन दिल्ली। तो ये याद रखना, क्योंकि दिल्ली वाला रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रूप्स थे वो 11 तारीख को दिल्ली में पहुंचते हैं, और वहां पे रिवॉल्ट कर देते हैं। बहादुर शाह जफर जो वहां पे थे उनको क्या करते हैं, हिंदुस्तान का राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है। और जो जनरल बख्त खान थे, जो उनके जनरल थे, उनको जो है वहाँ का नेता मान लिया जाता है, मतलब इन सेनापति एक तरह से कह लो दिल्ली का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 11 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई मेरठ में स्टार्ट होता है, 11 मई को कहाँ है, दिल्ली में पहुंच जाता है रिवॉल्ट। ओके, 11 मई के बाद जो इम्पोर्टेंट डेट थी, तो वो थी 12 मई की। तो 12 मई में क्या हुआ कि बहादुर शाह को एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। 12 मई तो क्या हुआ, बहादुर शाह को एम्परर डिक्लेयर किया गया। 20 से 23 मई में क्या हुआ, 9th नेटिव इन्फेंट्री जो थी आगरा की, उसने रिवॉल्ट किया। ओके, 30th मई को क्या हुआ, म्यूटनी। अब ये जहाँ की भी इनकी आर्मीज थी, ग्रेजुअली सब लोग क्या कर रहे थे, म्यूटनी कर रहे थे बारी बारी से। तो पहले आगरा में होती, फिर मथुरा और लखनऊ में भी म्यूटनी होती है। 4 जून को जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट, लखनऊ में जो है रिवॉल्ट की शुरुआत होती है अंडर हजरत महल। तो इनका जो लड़का था बिरजिस कद्र, यू शुड रिमेम्बर दिस, बिरजिस KADR कद्र, तो इनका दत्तक पुत्र था, वॉज नॉट द रियल सन। ओके, तो हजरत महल लखनऊ से। अच्छा, एनसीईआरटी में इसको 30 मई बताया गया, दिस यू शुड रिमेम्बर। अगर वहां कभी आता है तो एक बार देख लेना क्या 30 मई डेट दी गई है। अगर नहीं दी है तो सो फॉर सो गुड, यू हैव टू मार्क 4 जून। 5th जून के, अब देखो अगर आप मैप को रिमेम्बर करो इंडिया के, या यूपी का मैप अगर आप रिमेम्बर कर रहे हो,
तो देखोगे कि लखनऊ और कानपुर अगल-बगल ही हैं। तो लखनऊ में 4 को पहुँचता है पहले, लखनऊ में होता है और फिर क्या है 5 को कानपुर में होता है, ओके। नाना साहब और तात्या टोपे वहाँ पे थे, ये भी याद रखना है आपको। और यहीं पे 2nd कैवलरी भी म्यूटिनी कर देती है। अब देखो 5th ऑफ जून को झांसी में रिवोल्ट होता है, ओके। तो ये जो है बुंदेलखंड वाला झांसी वाला एरिया जो है और अ, अगर आप रिमेम्बर करो तो इधर बांदा है, चित्रकूट है, झांसी है, ललितपुर है। तो ये वाली जो बेल्ट है यूपी के रिवॉल्ट यहाँ पे होता है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी उस समय रानी, ओके। तो वहाँ पे गंगाधर राव जो थे, अगर आपको याद हो तो गंगाधर राव इनके हस्बैंड थे, ओके। और इनका जो पुत्र था दामोदर राव, जिसको ये राजा बनाना चाह रही थी पर डलहौजी मान नहीं रहा था, ओके। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो हमने पढ़ा था पहले, तो झांसी को एनेक्स कर लिया गया था। तो 5th ऑफ जून पे झांसी में भी हो जाता है। 20th जून को इलाहाबाद पहुंचते हैं रिवोल्ट, जो कि वहां पे राजा कौन थे, लियाकत अली। तो ये याद रखना आपको, लियाकत अली। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि जो फैजाबाद था वहां का हु वॉज द लीडर देयर, फैजाबाद, ओके। फैजाबाद को बताओ और पटना का बताओ और असम का बताओ। ये तीनों जो है कमेंट करो जाके कमेंट बॉक्स में, यहाँ के लीडर्स जो थे कौन थे। बार बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जो है 11 जून को लखनऊ में पुलिस का रिवील होता है और कर्नल नील जो है यहाँ पे सप्रेस करने के लिए रिवॉल्ट को भेजा जाता है, कर्नल नील, ओके। तो अब दिल्ली का भी याद रखना, निकोलसन, दिल्ली का कौन था, निकोलसन था, ओके। हैवलॉक, निकोलसन, ये सब दिल्ली, और उधर के थे लखनऊ में जो है इलाहाबाद में नील था। 20th ऑफ सितंबर को दिल्ली वापस कैप्चर कर लिया जाता है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी। अब इसके बाद जानते हो जब रिवॉल्ट खत्म होता है तो क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो वाइसरॉय बनाया जाता है, क्योंकि 1858 में जो है दरबार होती है, ग्रैंड दरबार, नवंबर 1 1858 को, जिसके द्वारा क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इशू किया जाता है, एक प्रोक्लेमेशन इशू होती है, ठीक है। तो वहाँ पे होता है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इसको हटा के इसकी जगह डायरेक्टली डायरेक्टली अंडर द क्राउन हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी, 1 नवंबर 1858 को दरबार होती है, वहाँ पे ये एक्ट पास होता है और क्राउन के अंडर आ जाता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को क्या किया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है डलहौजी के, ओके। प्रिंसेस एबिलिटी टू अडॉप्ट देयर हेयर्स, हेयर्स मतलब क्या होता है, इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको एयर बोलते हैं, ओके। वॉज रीस्टोर्ड मतलब अब कोई भी राजा जिसके पुत्र नहीं है वो किसी दूसरे दत्तक पुत्र को ही कैन एक्सेप्ट इट, तो उसको जो है अंग्रेज मानेंगे। कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय। तो यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होता है टर्मिनोलॉजी में, दिस यू हैव टू रिमेंबर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, 1861 में और क्या होता है, हाँ 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 हाँ, एक मिनट, हाँ। तो कैलकटा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1858 में क्या हुआ, इसका फाउंडेशन होता है, ओके। और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे, पहले ग्रेजुएट बनते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने क्या लिखा है कमेंट करो, ओके। नेशनल एंथम की नेशनल सॉन्ग क्या लिखा बंकिम चंद्र ने। चलो 1859 में क्या हो जाता है, व्हाइट म्यूटिनी होती है ऑफ यूरोप बाय यूरोपियन ट्रूप्स। रीजन क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस डेट याद रखो 1859 में। और इसी साल में क्या होता है, इंडिगो रिवोल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। 1861 में फेमिन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यूपी पीसीएस में ये चीज पूछी जा चुकी है। 1860-61 में क्या है, भूख भुखमरी या क्या बोलते हैं उसको, फेमिन को, अकाल, क्या बोलते हैं, अकाल फेमिन को बोलते हैं। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मतलब बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, और इधर मथुरा आगरा वाला बेल्ट जो है वहाँ पे, मेरठ मथुरा आगरा बेल्ट, ये वाली यहाँ पे फेमीन आती है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ओके। 1861 में तो जिसको इसके जो मेन फीचर्स थे देख लेते हैं हम साइडली, क्योंकि ये मेनली पॉलिटी का टॉपिक है, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होती है, और इसको जो है इसी का नाम जो है ना, जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उसकी जगह पे आईएलसी बना दिया जाता है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह थी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाइसरॉय को मिल जाता है, जो अभी भी यहीं से इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या प्रेसिडेंट के पास है हमारे पास, ओके। कौन सी आर्टिकल के तहत, 123, आर्टिकल नंबर 123 की तरह क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और 213 के तहत क्या है, गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आर्टिकल 213 एंड आर्टिकल 100
1 2 3, ओके, 1 2 3 2 1 3, प्रेसिडेंट गवर्नर, ये चीज याद रखो। आगे देखो क्या हो गया। 1861 में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्टैब्लिशमेंट होता है, कौन करता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये पहला डायरेक्टर जनरल होता है। तो करता तो मतलब कैनिंग के दौर में ही है, पर इसका पहला जो डायरेक्टर जनरल बनता है वो कनिंघम बनता है, ये चीज याद रखनी है आपको। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। चलो आगे देख लेते हैं हम। इंडियन सिविल सर्विसेज 1861, अच्छा ये वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। तो 1861 में ही क्या आता है? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है। इसी ईयर में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आता है। इसी ईयर में इंडियन पुलिस एक्ट आता है। तो बहुत सारे मेजर लेजिस्लेशन जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करते हैं वो सब इसी साल में आते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या हो गया? सिविल सर्विस एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट, और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में क्या है? यहाँ पे हाई कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं इसी के। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किया जाता है, और एनैक्टमेंट ऑफ बंगाल रेंट रेंट एक्ट होता है इसी के कार्यकाल में, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये सब के क्या है? कैनिंग के ही दौर में होता है, ठीक है। ओके, आगे चलो, लॉर्ड एल्जिन। अब इसके इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं इसके दौर में, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज वहाबी मूवमेंट जो है 1862 में। अच्छा आगे चल के जो है, अच्छा हाँ, ये चीज़ अब ये देखोगे कि मालाबार मूवमेंट जो है वो इसका जो है 2-3 फेजेस में होते हैं। तो वहाबी मूवमेंट क्या था? एक्चुअली दिस इज इस्लामिक रिस्टोरेशन मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। वहाबी मूवमेंट लॉर्ड एल्जिन के टाइम पे होता है। ओके, जॉन लॉरेंस क्या था इसके टाइम पे? 1864 में बनता है ये, एल्जिन 1862 में आता है। ओके, इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट आएंगे आपको? रिपन याद रखना है, लिट्टन याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग्स? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में एक्चुअली। फिर 1869 में क्या होता है? भूटान वार होता है 1865 में, भूटान वार होता है। और 1865 में क्या है? हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में बनाए जाते हैं। अभी चीज जो हमने ऊपर देखी थी उसमें क्या था? इफ यू रिमेंबर, तो वहां पे बात हो रही थी इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया था 1864 में, ओके सॉरी 1861 में। तो यहाँ पे इसी के तहत होता है, सेम ईयर में नहीं होता है, पर होगा कब? 1865 में कोर्ट स्टैब्लिश होगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो भूटान वॉर 1865 हो गया था। 1865 में ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे। और 1866 में क्या हुआ था? उड़ीसा में फेमेन आई थी, जिसको क्या बोला जाता है? सी ऑफ कैलामिटी। तो ये जो थी फेमिन जो आई थी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, विभत्स इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो है मतलब मेरे ख्याल से लाखों लोग, कम से कम कई लाख लोग, 13 लाख लगभग लमसम लोगों, इतने लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सी ऑफ कैलेमिटी, इसको याद रखना है 1866 में। ओके, सी ऑफ कैलेमिटी। आगे देखो, 1867 में 1866 देवबंद मूवमेंट स्टार्ट होता है सहारनपुर से, ठीक है। इसके लीडर जो थे कौन थे? नानोतवी और अहमद गंगोई, ये याद कर लेना। 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पास हुआ था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेट द प्रेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी के लिए किसको जाना जाता है? ये चीज याद रखना, इसी बंदे को जाना जाता है। ओके, तो कई बार ये पूछा गया है यूपीएससी में और ये स्टेट पीसीएस में, वहाँ पे आपको मैचिंग करने दिया जाता है कि फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है और इसके लिए कौन जाना जाता है? मास्टरली इनएक्टिविटी। स्पेशली फॉरेन रिलेशन में ये चीज़ यूज होता है टर्म, तो याद रखना कि अगर आपको कभी पूछा जाए कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी या फॉरवर्ड पॉलिसी, तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज विद रेफरेंस टू फॉरेन पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड की, ओके, फॉरेन पॉलिसी इसकी, और दूसरी क्या है? अभी जो है ये था इसका जो है, मैंने क्या पढ़ा था? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये है जो लिखा था मैंने इसको। ओके, तो याद रखना है, ठीक है। लॉरेंस, आगे देखो, लॉर्ड मायो। लॉरेंस खत्म हो गया, अब देखो लॉर्ड मायो क्या है? 1869। अब इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी 1869 में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये क्या है? क्वालिफाइज आईसीएस एग्जाम बट गेट्स डिसमिस्ड 1874 में। पहले कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये चीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लॉरेंस के टाइम पे, लॉरेंस के टाइम पे कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे।
मायो के टाइम पे कौन है? 1869। ओके, 1870 में क्या होता है? पूना सार्वजनिक सभा का एस्टेब्लिशमेंट होता है, रानाडे और जेबी जोशी के तहत। इसी के थ्रू क्या होता है? इसी साल में 1870 में ही केशव चंद्र सेन जो है कोलकाता के, ही बिकम्स, सॉरी, ही फाउंड्स इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अगर आपको याद हो तो केशव चंद्र सेन जो है, ही वाज एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज। ओके, इनिशियली वो ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थे, फिर बाद में क्या हुआ, इनको स्प्लिट हो गई, तो फिर इन्होंने क्या हुआ, अपना नया जो है एक इंस्टीट्यूशन फाउंड कर लिया। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। आगे चलते हैं हम लोग। ओपनिंग ऑफ राजकोट कॉलेज कहाँ पे? काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ पे पता है आपको? पेनिनसुला है ना वहाँ पे। तो लॉर्ड मायो, इन द मायो कॉलेज, सॉरी लॉर्ड मायो नहीं, मायो कॉलेज जो है अजमेर में खोला जाता है। तो याद रखना है, राजकोट कॉलेज कब खुलता है? 1875। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 1870। अच्छा हाँ, इसका इसका जो है मेरे ख्याल से सेम ही ईयर है या कुछ है, ये याद रखना, लगभग लमसम याद रखना। 1872-74 के बीच में खुलता है राजकोट कॉलेज। मायो कॉलेज की डेट तो कंफर्म है 1875 में, ठीक है। और किस लिए खुला था? जो इंडियन राजा थे प्रिंसली स्टेट्स के, कहाँ के? प्रिंसली स्टेट्स के दो राजा लोग थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज खोला गया था। ओके, फिर स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी जो है मायो के दौर में ही खोला जाता है। ओके, स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया खोला जाता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इसी के टाइम पे खुलता है। फिर स्टेट रिलीवेज, तो क्या क्या चीजें हो गई इंपॉर्टेंट इसके अंदर मायो में? स्टैटिस्टिकल कमीशन, सर्वे, सॉरी, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स खुलता है, स्टेट रेलवेज खुलता है, और 1870 में क्या है? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी होता है। 1872 में पहला सेंसस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सब चीजें नहीं पूछी गई, पर ये कई बार पूछा गया है, और ये मायो कॉलेज पूछा गया है, अजमेर वाला। तो 1875 याद रखना आपको, मायो कॉलेज। 1875 में और एक चीज है इंपॉर्टेंट, क्या था? आर्य समाज। आर्य समाज का फाउंडेशन भी इसी साल होता है 1875 में। ओके, ये चीज याद रखना है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, 1875 जो है एक्चुअली, अच्छा यहाँ 75 कहाँ पहुंच गया? ओहो, अभी 75 तो हम पहुंचे नहीं है, आगे चलते हैं, फिर देन वी विल कवर। तो नॉर्थ ब्रुक आ जाते हैं 1872 में। 1872 में नॉर्थ ब्रुक की एंट्री होती है, और इसी साल में 1872 में कूका मूवमेंट होता है पंजाब में। ये क्या होता है? दिस इज अ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। तो आप सोशल रिफॉर्म जब पढ़ोगे चैप्टर, तो उसमें आपको मिलेगा गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, तो वेट, हाँ, तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है ये होता है 1872 में। तो इसी साल में क्या होता है? नेटिव सिविल मैरिज एक्ट आता है। ओके, केशव चंद्र सेन के इफर्ट से स्पेशली क्या होता है, ये लाया जाता है, और उसमें ब्रह्मो मैरिज को इट वाज लीगलाइज्ड। 1872 नेटिव मैरिजेस है, 1872 में ही कूका मैरिज एक्ट आता है। 75 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें बहुत सारे मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। ओके, तो इसी साल में क्या होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। वेल्स क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूके। तो आप ग्रेट ब्रिटेन या यूके की बात करोगे, उसके अंदर में स्कॉटलैंड है, वेल्स है, ये सब चीज़ें उसके अंदर में आके। तो 75 में क्या होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स आता है। इसी समय में क्या आता है? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट होती है। अब आपको पता होगा कौन है ना, किसका है ये? यू शुड बी अवेयर। अगर नहीं पता है तो जाओ सर्च करो और कमेंट मारो उसको। ओके, यही आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, एएमयू। ओके, एएमयू यही चल के आगे बनता है। फिर क्या? डेक्कन पीसंट रिवॉल्ट होता है 1875 में। ये 1875 में ही मायो कॉलेज अजमेर में बनता है, ठीक है। और सिक्स अर्ल ऑफ मायो, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब इसी के उससे बनता है ये। 1875 में क्या होता है? इंडियन लीग का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे? शिशिर कुमार घोष द्वारा। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये साल? मतलब ये समझो कि पॉलिटिकल की चर्निंग हो रही है, पॉलिटिकल इवेंट्स की, ठीक है। मायो कॉलेज बन रहा है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं इसी साल। ओके, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष बनाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी इसी साल में स्टैब्लिशमेंट होता है। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी फॉर्मेशन इसी ईयर में होता है 1875 में। और आर्य समाज जो है, इसका भी फॉर्मेशन इसी साल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्या था वो? मैडम ब्लेवेट्स्की जो थी, और कर्नल, क्या नाम था? ओ माय गॉड, याद नहीं आ रहा मुझे। एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, हाँ अभी याद आया, यही है, कभी कभी माइंड स्टक हो जाता है। तो इसी साल में 1875 में क्या था? थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे?
न्यूयॉर्क में, ओके। फिर बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया इंडिया में। व्हाट यू टू रिमेंबर इज कि 1875 में आर्य समाज बनता है। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है न्यूयॉर्क में। ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट, कौन थे? ऑलकॉट एंड ब्लेवेट्स्की, ये जो है इन लोगों ने मिलके किया था। फिर बाद में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर आरडीआर मद्रास में शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे? मद्रास में। अडियार बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, बैटल ऑफ अडियार। बैटल ऑफ अडियार ये कब होता है, कमेंट करो जाके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ अडियार, बैटल ऑफ अंबूर। ओके, हम लोग कवर करेंगे इसको जब हम लोग बैटल वाला वीडियो देखेंगे तो। अच्छा, 75 में क्या होता है? ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। तो गरुड़ा, सॉरी, बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या है, पेशवास, जो उनकी कॉन्फेडरेसी थी मराठा की, उसमें ये लोग भी थे। ओके, गायकवाड़ भी थे उसमें कॉन्फेडरेसी में। तो आगे चलो, 1876 में क्या होता है? द इंडियन एसोसिएशन भाई सुरेंद्र बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो ओके, एक तरह से ये जो है प्रिकर्सर थी किसकी, अगर कहा जाए कांग्रेस। कांग्रेस जो बनती है 1885 में, तो उस सबकी प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन थी सुरेंद्र नाथ बोस की। और स्पेशली ये जो ऊपर बनी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, इंडियन लीग बाई सुशील कुमार घोष। तो ये सब जो है एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको याद रखना है। इंडियन लीग ऑफ शिशिर कुमार घोष और इंडियन एसोसिएशन ऑफ आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, ठीक है। अच्छा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमने अभी पढ़ा था ना कि ये जो है, कितना बड़ा एसएनबी, शॉर्ट में हम लोग इनको क्या लिखेंगे? एसएनबी। तो आगे चलते हैं हम लोग, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। लॉर्ड लिट्टन पे आ जाते हैं। तो ये क्या था? बहुत ज़्यादा इनफेमस, मोस्ट इनफेमस। तो सबसे ज़्यादा अगर चर्चित चर्चित तो नहीं कहेंगे, अगर बदनाम हुआ था कोई, तो ये था लिप्टन। ओके, रीज़न क्या था? बहुत ही ज़्यादा ये, ही वाज़ वेरी वेरी इम्पीरियलिस्टिक। तो ये ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए ही काम करता था और इंडियन के खिलाफ बहुत ज़्यादा रहता था। तो 1876 में क्या था? रॉयल टाइटल्स एक्ट का वो होता है, लॉन्च होता है या फरमान जारी होता है, जो भी कह लो, इनैक्टमेंट होता है। एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसर-ए-हिंद एज़ क्वीन इम्प्रेस। और क्या होता है इसी टाइम पे जो है ना, बंगाल में फ़ेमिन आई होती है। एक्चुअली मद्रास, बॉम्बे, मैसूर काफ़ी लंबी, मतलब उसका जो एक्सटेंशन होता है काफ़ी लंबा होता है फ़ेमिन का। और ये क्या करता है उसी टाइम पे, एक ग्रैंड दरबार का आयोजन करता है। सिर्फ़ किस लिए? क्योंकि ये जो इन्होंने टाइटल ले दी कैसर-ए-हिंद को, इसको अनाउंस करने के लिए। तो 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज़ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्ट हुआ था 1876 का, इसी को डिक्लेयर करने के लिए उसने 1875 में क्या हुआ कि बहुत बड़ी दरबार का आयोजन किया गया। तो बहुत सारा पैसा इसने खर्च किया, ठीक है। जबकि यहाँ पे 1876 में क्या हो रहा था, बहुत बड़ा फ़ेमिन आया हुआ था मद्रास, बॉम्बे, मैसूर और हैदराबाद में। तो पैसा यहाँ पे हेल्प आउट करने के बजाय सिटिज़न्स को, ही वाज़ शोकेसिंग द ब्रिटिश ग्रैंडियर। Okay, so this becomes very problematic and a point of great criticism against Lord Lytton. Okay, चलो 1878 में देख लो क्या हुआ, फैमिन कमीशन अंडर रिचर्ड स्ट्रैची। ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रख लेना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रिचर्ड स्ट्रैची। आगे देखते हैं हम लोग। 1878 में क्या है, फेमिन कमीशन आ गया। स्ट्रैची का नाम याद रखो, ये पहला फेमिन कमीशन भी है। 1878 में क्या है, बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसके लिए बहुत बदनामी हुई थी इसकी 1878 में। और इसी साल में इसने आर्म्स एक्ट भी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई इंडियन आर्म्स रखता है अपने साथ, तो दैट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के अपने साथ कोई आर्म नहीं रख सकता है, अदरवाइज इसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे क्या हुआ, इंडियन प्रेसेस पे जो है, जो इंडियन लैंग्वेज में, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेज, ये चीज़ याद रख लो। वर्नाकुलर मीन्स जो लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, लोकल लैंग्वेजेस के लिए था। और उनके जो प्रेसेस थे उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। ओके, तो 1878 बहुत ज़्यादा याद रखना है, कितने सारे इवेंट्स हैं इसमें देख रहे हो। तो फेमिन कमीशन हो गया, 18 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, 1878 में ही आर्म्स एक्ट हो गया, 1878 में ही सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हो गया, ठीक है। और 79 में क्या हो जाता है, गैंडमक, ट्रीटी ऑफ गैंडमक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलो आगे देख लेते हैं हम। ट्रीटी ऑफ गैंडमक अगर आप देखो तो याकूब खान ऑफ अफगानिस्तान के बीच में साइन हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश और याकूब खान ऑफ अंबार। तो करना क्या था इसको, वो जो है अपने क्या बोलता है, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाह रहा था। गंडमक, याकूब खान क्या था, वहाँ का रूलर था ब्रिटेन के बीच में। अब इनको क्या था कि चाह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है,
वो जो है इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाए, ठीक है? इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाए, इसलिए इन्होंने क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन किया। ओके, ये क्या था, इसकी पॉलिसी जो थी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व थी इन फॉरेन अफेयर्स। तो इसका जो मेन काम था वो क्या था, पॉलिसी, कि हम जो इंडिया के फ्रंटियर्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो भी फ्रंटियर्स हैं उनको हम प्रिजर्व करेंगे। तो जो भी इधर उधर राज्य हैं, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर, ठीक है, और इस सब अफगानिस्तान है, तो ये जो फ्रंटियर्स हैं इंडिया के, वो प्रोटेक्ट करेगा जिससे ब्रिटिश एम्पायर को कोई खतरा ना हो। और उसके लिए उसने क्या हुआ, जो भी फॉरेन बाउंड्रीज पे अपने राज्य थे, उनके साथ क्या हुआ, वहाँ पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। ओके, चलो आगे चलते हैं, रिपन को देख लेते हैं हम। रिपन क्या था, लॉर्ड रिपन 1880 में आता है। ब्राउज, अच्छा पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी, और एक और मैंने क्या बताया था, एक फॉरवर्ड पॉलिसी। तो तीन फेमस पॉलिसीज हैं। पहली पॉलिसी ऑफ प्राउड रिवर, सॉरी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, दूसरी क्या है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, तीसरी क्या है, अभी जो मैंने बताया था, फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है। तो तीनों को याद रखना है आपको। चलो आगे चलते हैं हम लोग, लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं। लॉर्ड रिपन जो है जनरली क्या था, ही वॉज अ लिबरल गवर्नर, और इसको मतलब कहा जाता है कि ही वॉज एक्चुअली फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो चलो 1888 में देख लेते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसी के टाइम पे हुई थी, लेबर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। 1881 में क्या था, रेंडिशन, रेंडिशन मतलब होता है रिटर्न करना, मैसूर टू वुडियार्स। मैसूर ले किसने लिया था, ये चीज याद रखो, बेंटिंग ने लिया था। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, वुडियार डायनेस्टी, जिसके पास कि मैसूर था, जिसकी रूलिंग थी, तो जब टीपू सुल्तान हार गया था तो वुडियार डायनेस्टी के पास क्या था, इसका जो है किंगडम चला गया था। तो अब जो है इसने क्या किया, किसी बहाने से बेंडिंग ने इसको छीन लिया था। तो लॉर्ड रिपन क्या है, इसको वापस लौटा देता है वुडियार्स को। ओके, तिलक स्टार्ट पब्लिशिंग ऑफ केसरी 1881 में, किसर, सॉरी, केसरी इनकी स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। हम्म, अब 82 जो है, दिस इज ईयर जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम वन बाय वन। तो क्या होता है, सबसे पहले जो लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया था, उसको इसने रिपील कर दिया। तो रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाता है 1878 में। कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है इसी काल में। क्या होता है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखना है। जनरली ईयर ये पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि किसने स्टार्ट किया था रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिपन। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैन ऑफ सर विलियम हंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, विलियम हंटर 1882। ओके, अगला क्या है, आनंद मठ जो है, गॉट पब्लिश बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इसी साल, ये यूपीएससी ने एक्चुअली क्रोनोलॉजी में पूछा था। तो यहाँ रखने का कोई और इसका इरादा नहीं, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। और आनंद मठ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वहाँ पे सन्यासी रिवॉल्ट का मेंशन है। ओके, अच्छा पहली फॉर्मल टेलीफोन सर्विस जो हमने मिस कर दी, टेलीफोन सर्विस स्टार्ट होती है इसी साल में, 1882 में। रेलवे कब लॉन्च हुआ था, 1853 में। ओके, अब आगे देख लेते हैं हम, 1853 जो है, हाँ अगला जो ईयर इंपॉर्टेंट है वो है 1883 का। अब ये है काफी कंट्रोवर्शियल चीज, जो इसके लिए ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए इसकी काफी बेइज्जती हुई थी, बेइज्जती या कहें कि बदनामी हुई थी, और साथ में जो ब्रिटिश की मानसिकता थी ना, देयर मेंटालिटी ऑफ हाउ टू डील विद इंडिया, देयर कोलोनिज्म, देयर इंपीरियलिज्म, वो सब एक्सपोज हो गया था इस बिल से। ओके, तो इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुआ था, 1883 में। इसमें होना क्या था, कि जो इंडियन जजेस थे, अब जैसे जो इनकी कोर्ट थे, वहाँ पे इंग्लिश मैन भी थे और इंडियन भी थे, ठीक है, कोर्ट्स में। तो इंग्लिश वाले जो है इंग्लिश को जज करते थे, और इंडियन वाले इंडियन पीपल को जज करते थे, केशन को, केसेस को एक्चुअली। तो इसमें इलवर्ट बिल में क्या कहा गया था, कि जो इंडियन जजेस हैं, तो वो भी जो है इंग्लिश वाले क्रिमिनल्स को जज कर लेंगे। तो इसी पे काफ़ी बवाल हो गया था, क्योंकि जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे वो इस बिल को बहुत ज़्यादा अपोज किए, जिसकी वजह से रिपन को क्या करना पड़ा, इस बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा फाइनली। ओके, तो पास नहीं हो पाई बिल। तो इससे जो रेशियल कैरेक्टर था, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है, रेशियल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्सपोज हो जाता है एडवर्ड बिल कंट्रोवर्सी से। 1883 में ही फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, कहाँ पे, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन, हाँ सॉरी, आनंद मोहन बोस का। ओके, तो देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो आप जानते होगे, पढ़े होगे, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस
1883 में ही इसका पहला सेशन होता है। ओके, कौन कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अभी रिमेम्बर करोगे जो हमने पिछला गवर्नर जनरल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन। तो ये रही सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की ही वो क्या थी, पहले वाली और ऑर्गेनाइजेशन थी। और अभी 1883 में इन लोगों ने क्या किया, जो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बदल के इसको क्या किया, इसका नया नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आते हैं 1884 में हम लोग। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो 1884 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको कई चीज़ें याद रखनी है। 1884 में क्या हो रहा है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड हो रही है। इसको क्या बोला जाता था, न्यू इंग्लिश स्कूल बोला जाता था। कहाँ पे फाउंड हुआ, पुणे में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या याद करनी, एक तो ईयर याद करना है आपको। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहाँ पे, पुणे में। फाउंडर कौन कौन थे इसके, बीजे तिलक, गोपाल गणेश उजारकर और विष्णु शास्त्री चिपलंकर, तीन लोग हैं। तो मेन क्या है, तिलक हैं। दूसरे क्या हैं, अगारकर हैं। तीसरे क्या हैं, चिपलंकर हैं। टीएसी, तिलक, अगारकर और चिपलंकर, ये जो है मेन फाउंडर्स हैं। है कहाँ पे, पुणे में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है। अगला क्या है, मद्रास महाजन सभा। तो ये भी कहाँ पे है, ये है एक्चुअली अभी आज के तमिलनाडु में। फाउंडर कौन थे, एम रामस्वामी मुदलियर, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू और एम वी राघवचारी। तो यहाँ पे याद रखना है आपको नाम, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, तो इसको कोड बना लेना, अदरवाइज याद नहीं होगा ये। ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा, यू कैन से इट शॉर्टली बाई एमएस। तो मद्रास महाजन सभा, इसमें है कौन कौन, मुदलैयर, सुब्रमण्यम, चार्लू और राघवचारी। ठीक है, मुदलैयर, सुब्रमण्यम और चार्लू और राघाचारी। ठीक है। तो यू कैन से एमएससी आर। ठीक है। तो एमएमएस के फाउंडर कौन थे, मद्रास महाजन सभा के, एमएससी आर। कौन कौन है भाई, इसको मुदलैयर, सुब्रमण्यम, चार्लू और राघवचारी, याद करना आपको इसको। ठीक है। अगला देख लो, जो देवी चौधरानी है, ये भी किसकी है, बंकम चंद्र चटर्जी की है। अभी हमने जो पुरानी वाली पढ़ी थी उसका क्या नाम था, आनंद मठ। आनंद मठ। ओके। ये क्या है, देवी चौधरानी। ये भी सन्यासी रिवॉल्ट से ही एसोसिएटेड है। कब हुई थी, 1884 में। ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग कहाँ तक, अब हमने कवर कर लिया है 1884 तक। तो रिपन का जो टाइम लाइन है वो 1880 से 1884 तक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट होगा वीडियो का, फिफ्थ पार्ट एक्चुअली। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अब 1885 से कांग्रेस की से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और कवर करेंगे लगभग एक दिन में। तो कवर करना मुश्किल होगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू कवर इट इन टू पार्ट्स। लगभग 8 to 5 वीडियोस में कवर हो जाएगा ये। 1885 से कोशिश करेंगे हम लोग 1919 तक। ठीक है। रीडिंग तक कोशिश करेंगे कवर करने की, या एक्चुअली जो है चेम्सफोर्ड तक, मॉन्टेगू तक कवर करते हैं। ओके। लेट अस सी, इतना लंबा वीडियो को, बहुत लंबा वीडियो रख नहीं सकते हैं। तो देवी चौधरानी याद कर लो, कुछ चीज़ें और इसमें फुटकर चीज़ें जो देख लेते हैं हम लोग, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, ट्रीटी ऑफ गंडमक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रीटी ऑफ गंडमक किसके साथ था, अफगानिस्तान के साथ। 1882 में आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी वाली सन्यासी से रिलेटेड है। 1885 में थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। 1893 में डूरांड एग्रीमेंट होता है। 1904 में ट्रीटी ऑफ लासा। अभी इसको हम लोग आके पढ़ेंगे फिर से। ओके। तो ये वाला वीडियो जो है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जाके ज्वाइन कर लो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और हमारा इसी नाम से जो पंकज आईएएस अकेडमी पे, व्हाट्सएप पे भी सेम चैनल है, पंकज आईएएस अकेडमी। गो एंड join it also for regular updates. Baki, if you have any doubts, queries, you can ask me at ask, okay, ask@pankaj IAS, okay, पंकज आईएएस टेलीग्राम पे आप स्टोरी सेंड कर सकते हो फॉर एनी डाउट्स। ओके। तो देखते रहिए हमारा चैनल, पढ़ते रहिए मन से। जय हिंद, जय भारत।